वाइल्ड बीस्ट प्रवास चक्र, द ग्रेट माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड बीस्ट। वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन साइकिल, जिसे द ग्रेट वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन भी कहा जाता है, सवाना, अफ्रीका के पूर्वी मैदानों वाले इलाकों में वाइल्ड बीस्ट द्वारा की जाने वाली गोलाकार गतिविधि के रूप में वर्णित किया गया है। वाइल्ड बीस्ट स्मारकीय समूह में एक साथ रहने और घूमने की आदत के लिए जाने जाते हैं। यह प्राइड लैंड पर स्पष्ट रूप से देखा गया है, जहां पर वे झुंड के रूप में एक साथ चरते हैं, जिससे घाटी को उनकी असाधारण संख्या के कारण वाइल्ड बीस्ट घाटी यह नाम भी दिया गया है। यह उनके वार्षिक प्रवास के दौरान और भी बेहतर तरीके से देखी जाती है, जहां वाइल्ड बीस्ट का एक बहुत बड़ा समूह अपने किसी भी साथी को पीछे छोड़े बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक साथ एक ही समय पर प्रवास करता है। सभी भूमि पशु आंदोलनों में से सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान में महान वाइल्ड बीस्ट दुनिया के सबसे बड़ी भूमि पशु आंदोलनों में से एक है। आंदोलन या फिर प्रवास। विल्डबीस्ट बोविडे नामक परिवार से ग्नू प्रजाति को दिया जाने वाला एक नॉर्मल सा नाम है, जो स्तनधारियों का एक शाकाहारी समूह होता है। वाइल्ड बीस्ट नाम की उत्पत्ति डच से हुई है। डच एक अफ्रीकन जनजाति जिनके अनुसार जंगली बिल्लियों के वाइल्ड बीस्ट, जिसका नाम मुख्य रूप से इसके बालों वाले अयाल और सींगों के कारण रखा जाता है। विल्डबीस्ट की शक्ल कमोबेश बैल के सिर वाली भैंस जैसी होती है और घोड़े के अयाल से सजी हुई होती है। वाइल्ड बीस्ट मुख्य रूप से दो प्रजातियों में विभाजित हुए होते हैं, काला वाइल्ड बीस्ट और नीला वाइल्ड बीस्ट। नीले वाइल्ड बीस्ट काले वाइल्ड बीस्ट की तुलना में कुछ बड़े होते हैं आकार में, जबकि उन्हें लगभग 5 वर्गों में बांटा गया है। एक यह भी कारण है जिसने इस बोविडे परिवार के जानवरों के बारे में अधिक शोध करने के लिए सभी की प्यास को जगाया है, और वो है साल भर में उनका बड़े पैमाने पर प्रवास करना। जरा आप सोचिए कि हर साल लगभग 1.5 मिलियन वाइल्ड बीस्ट प्रवास करते हैं। वे अपनी यात्रा में अकेले नहीं होते, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं जो उन्हें साथ देती है। इनमें जेब्रा, जो कि वाइल्ड बीस्ट के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, अफ्रीका का महान प्रवास में गजेल और कुछ इम्पाला जैसे अन्य जानवर भी शामिल है। महान वाइल्ड बीस्ट प्रवास चक्र के दौरान कई नए जानवर पैदा होते हैं, जबकि कुछ अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही मर भी जाते हैं। यह इस वाइल्ड बीस्ट प्रवास चक्र को सबसे बड़ा ओवरलैंड प्रवास बनाता है, जो हर साल बार बार कई बार होता है। यह प्रवास लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जिसके साथ कई आश्चर्यजनक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। जरा आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि इन वाइल्ड बीस्ट की रहस्यमय यात्रा के दौरान
आमतौर पर फरवरी के शुरुआती हफ्तों में, गर्मियों के मौसम में बारिश से ठीक पहले लगभग 4000 बछड़े पैदा होते हैं। वहाँ के अगर रेंजर्स की सुने तो उनके अनुसार गणित हमें बताता है कि उल्लेखित तथ्य से तब सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान के मैदानों में हर एक दिन लगभग 7500 बछड़े पैदा होते हैं। जहाँ इस जन्म अवधि के दौरान उनका जन्म होता है, एक नवजात गनू अपने आप चलना शुरू करने में केवल 3 से 7 मिनट लगते हैं। हालांकि जानवर हमारे दिनों को रोशन करने के लिए थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर पकड़ी गई प्रकाश की तुच्छ किरणें हैं और अंततः उन्हें अपना मुकुट मिल ही जाता है। मुकुट यानी कि राह, और वे अपने शाश्वत जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। वाइल्ड बीस्ट के लिए यह बात भी लागू होती है कि इन वाइल्ड बीस्ट की मृत्यु का कारण भूखे शिकारियों जैसे शेरों और मगरमच्छों के हमले हैं, या सूखे के कारण भूख से तड़प तड़प कर मरना भी हो सकता है। वाइल्ड बीस्ट प्रवास चक्र तब शुरू होता है जब ठंड धीरे धीरे खत्म होने लगती है, हरियाली उजड़ जाती है और सूरज धीरे धीरे अपनी गर्मी दिखाने लगता है। खासकर दिसंबर की शुरुआत में या फिर कभी कभी नवंबर के अंत में भी शुरू होता है, जहां वाइल्ड बीस्ट मुख्य रूप से सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान की ओर पलायन करना शुरू करते हैं, जबकि कुछ सोरोनिया के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों, एनडीटो के आसपास के क्षेत्रों और गोंगोरोक संरक्षण क्षेत्र के उत्तरी भाग को कवर करते हैं। यह उद्घाटन प्रवास अक्टूबर की शुरुआत में बारिश के समाप्त होने के ठीक बाद शुरू हो जाता है, और यह मुख्य रूप से सेरेंगेटी के मैदानों में ताजी हरी घास के साथ आनंद लेने के लिए होता है। इन मैदानों में पहुंचने के बाद वे जनवरी से मार्च तक पौष्टिक घास का आनंद लेते हैं। यह इस अवधि के दौरान जब उस जगह पर प्रसव होता है, भोजन की हर समय गारंटी और अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण अधिकांश बछड़े फरवरी महीने में पैदा होते हैं। अप्रैल के करीब आते ही जब नवजात शावकों ने पर्याप्त ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल होने की आदत डाल ली होती है, तो उत्तर की ओर पलायन फिर से शुरू हो जाता है। यह चक्र का वह हिस्सा है जहां जेब्रा और हिरन जैसे अन्य जानवर भी पलायन में शामिल होते हैं। इस बार वे ताजा चारागाह और पानी की आपूर्ति की तलाश में पलायन करते हैं, जो पिछले वाले से बेहतर तो होता है, लेकिन इस बार कुछ सदस्य डरे हुए होते हैं, शिकारियों से, भूख से। जून तक अधिकांश वाइल्ड वेस्ट ग्रुमेटी नदी से दूर हो जाते हैं। नदी पर पानी की उपलब्धता और ग्रुमेटी नदी के आसपास के जंगलों से हरे चारागाह के आश्वासन के कारण यह इस समय के लिए सबसे अनुकूल स्थान होता है।
हालांकि यह बहुत खतरनाक है क्योंकि नदी में बड़े भूखे मगरमच्छ रहते हैं जो पानी के लिए आने वाले किसी भी प्यासे वाइल्ड बीस्ट को स्वादिष्ट भोजन में बदल देते हैं। यही से शिकारियों के कारण सबसे अधिक मौतें शुरू होती है, जो सभी जानवरों और जेब्रा को नदी को सफलतापूर्वक पार करने से रोकती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मगरमच्छ। जुलाई का महीना और उसके शुरुआती दिन। ग्रुमेटी नदी में पानी की कमी और पड़ोसी क्षेत्रों में चारागाह की कमी देखी जा सकती है। यह जंगली जानवरों और उनके सहयोगी जानवरों को मसाई मारा गेम रिजर्व की ओर झुंड में ले जाता है। इस बार वे छोटे समूहों में विभाजित हो जाते हैं, जो सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र से होकर सेरेंगेटी के उत्तरी भाग की ओर जाने वाले मार्गों से गुजरते हैं, जबकि बाकी ग्रुमेटी रिजर्व पार्क में कुछ खास क्षेत्र में फैल जाते हैं। इस मार्ग पर एक बड़ी चुनौती मारा नदी को पार करना है, जो उनके लिए एक बड़ी बाधा साबित हुई है। इस चक्र के चरण में जानवरों के बीच बहुत अधिक जानमाल का नुकसान होता है, क्योंकि नदी के उफान के दौरान नदी को पार करने की घबराहट के कारण दुविधा की स्थिति होती है और भूखे शिकारी अपने भोजन के रूप में जंगली जानवरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, खासकर मगरमच्छ और हिप्पोपोटामस। मारा नदी पर जंगली जानवरों की यह बड़ी घबराहट और भ्रम एक बहुत ही आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। कुछ दिन वे नदी पार कर सकते हैं और भ्रम और घबराहट के परिणाम स्वरूप अगले दिन वापस नदी पार करते हुए देखे जा सकते हैं। यह वही मार्ग होता है जहाँ पर भूख और अकाल के कारण प्रवासी झुंडों की संख्या में भारी कमी आ जाती है। यह उनके वार्षिक प्रवास चक्र के दौरान वाइल्ड बीस्ट की मृत्यु में बहुत बड़ा योगदान देता है। अक्टूबर का महीना आते आते प्रवासी झुंड में सभी वाइल्ड बीस्ट अब उसी मार्ग पर चलते हैं जो ग्रुमेटी नदी से पलायन करते समय छोटे झुंडों को एक साथ मिला देता है। वे सभी दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। लोंगीडो वाइल्ड बीस्ट भैंसों के चक्र में पड़ने वाला एक क्षेत्र, विशेष रूप से लोंगीडो का पश्चिमी भाग। इधर से ही अपना रास्ता बनाते हैं। आंदोलन, भूख और शिकार। इनके शांत क्षणों के बाद उनके लिए पर्याप्त घास वाले संभावित क्षेत्रों का पता लगाने बहुत समय नहीं होता। यह याद रखना चाहिए कि मौसम में हल्की बारिश होने लगी है, जिससे वाइल्ड बीस्ट का झुंड सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी भाग की ओर बढ़ रहा है। वाइल्ड बीस्ट का प्रवास चक्र अब अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंच चुका है, जहां से मंजिल बहुत ही करीब होती है और यह दर्शाता है कि यह अपने पड़ाव पर पहुंच चुका है।
एक बार जब वे दक्षिणी भाग में बस जाते हैं तो वे छोटी बारिश के मौसम के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं और फिर अपना चक्र शुरू करते हैं। यह नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में होता है और यह उनके लिए सेरेंगेटी मैदानों पर हरे चारागाहों की ओर बढ़ने का बिल्कुल सही समय होता है। इसीलिए ही प्रवास का दूसरा चक्र अपने आप ही शुरू हो जाता है। हर साल, हर बार। इसके अतिरिक्त सेरेंगेटी मैदानों के चारागाहों में बड़ी संख्या में भूखे शेर भी वाइल्ड बीस्ट का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, जिससे वाइल्ड बीस्ट की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। आज हमारे पास पूरी दुनिया में इस सबसे बड़े स्थलीय प्रवास के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य है। हमने वाइल्ड बीस्ट को विशिष्ट मार्गों की ओर बढ़ते देखा है और हर साल एक ही चक्र दोहराते हुए भी। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं है कि उनके पास कोई नेता हो जिनके पीछे पीछे वो चल सके, और न ही उनके रास्ते में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने का तंत्र, जैसे कि शेर, मगरमच्छ, हिप्पोपोटामस और खासकर भूख प्यास। वन्यजीव शोधकर्ताओं ने हमारे जैसे कई लोगों के लिए इनका अवलोकन किया है और दस्तावेजीकरण करने में अपना समय भी लगाया है। ऐसा माना जाता है कि हजारों वर्षों से प्रवास एक ही चक्र के दोहराव के कारण वाइल्ड बीस्ट ने अलग अलग ठिकानों के बजाय एक समूह के रूप में अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को व्यवस्थित रूप से पहचानने, अन्वेषण करने और दूर करने की एक खुफिया प्रणाली विकसित कर ली है। इस खुफिया प्रणाली को झुंड खुफिया रूप से जाना जाता है, जो इस अशांत प्रवास आंदोलन को और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने और इसके मूल रूप से एक ही चक्र पैटर्न के साथ बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, जिसे द ग्रेट वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन कहा जाता है।